गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज के जो हमारे RS प्री 2023 हैं उसका जो टेस्ट नंबर रहने वाला है वो 77 रहने वाला है। और इस टेस्ट में हमारा जो टॉपिक होगा वो आपके साइंस और टेक का होगा। साइंस और टेक का होगा। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी है। इस पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हमें सॉल्व करेंगे। साथ में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक जैसे किसी चीज़ की यूनिट वगैरह हो गई उस टाइप के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन। इसमें मैं आपको 1 से 2 है न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी। बाई चांस हमारे है वो न्यूमेरिकल आ जाए तो वो भी हमें आने चाहिए। तो अब हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो पूरे टॉपिक के करेंगे ताकि हमारे सारे टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और उन टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें कवर कर ले ताकि उन्हीं के इर्द गिर्द है हमारा क्वेश्चन है वो बन जाए और हमारा क्वेश्चन है राइट हो। हमारा जो 100+ मार्क्स का टारगेट है वो हमें अचीव करना है, इसलिए हमें अच्छे से सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ये हमारी साइंस के जो हमें टॉपिक वाइज चल रहे हैं दूसरी क्लास है। आपने अगर पहले नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। उसमें मैंने आपको आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी ये जो टॉपिक है उसमें मैंने करवा दी है। काफ़ी अच्छी क्लास है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। इसका 1 से 2 बार रिवीजन करना है ताकि अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ है इसे क्लास को जरूर शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास से पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD इंटरसेप्टर मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल ये वायुमंडल के बाहर एटमॉस्फेरिक अथवा पृथ्वी से 50 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह मिसाइल DRDO द्वारा विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का हिस्सा है। BMD में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल और एडवांस एयर डिफेंस से शामिल है। इन कथनों में से हमें सही कथन चुनना है और नीचे राइट आंसर देना है। ये तीनों के तीनों कथन है बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगर आपसे इसी प्रकार अगर इंटरसेप्टर मिसाइल के बारे में पूछ ले तो उसमें कई बार ये भी पूछा जाता है आपके कि आपसे अलग अलग मिसाइलों के नाम दे दिए जाते हैं और इस साइड है वो देश के नाम है दे दिए जाते हैं। फिर इनका मिलान करवा लेते हैं या फिर सुमेलित वाले पूछ ले जाते हैं कि 3 सुमेलित एक असुमेलित देकर पूछ लेते हैं कि असुमेलित कौन सा है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे इन मिसाइलों के बारे में पूछे तो मैं 1-2 मिसाइलें हैं वो आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। जैसे S-400 ये किसकी है? ये रूस की मिसाइल है। ये रूस की है। मिसाइल बोल दे या फिर ये जो आपका इंटरसेप्टर मिसाइल जो आपका सिस्टम है उसे बोल दे। अगर आपसे थर्ड पूछ ले जो मैंने आपको पिछले टेस्ट में करवाई थी, थर्ड इसकी फुल फॉर्म भी बतवाई थी, ये किसकी है? ये आपकी USA की है। किसकी है? USA की है। भारत की बात करें कि भारत की कौन कौन सी है तो भारत की 2 हैं। 2 कौन कौन सी? आपके अश्विन और प्रद्युमन। अश्विन और प्रद्युमन। तो आपसे अगर ये पूछ ले तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विमान है वो आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने का कार्य करता है? MiG-29, ध्रुव, IL-78 और रुद्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इल्यूशन 78। इसको क्या बोलते हैं? इल्यूशन 78। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुखोई 30 MKI के संदर्भ में असत्य कथन है वो हमें चुनना है। इन पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैनात की गई है। यह फ्रांस से प्राप्त लड़ाकू विमान है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व सुखोई डिजाइन ब्यूरो मिलकर इनका उत्पादन करते हैं और ये एक बार में 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है तथा इसमें हवा में ही ईंधन को भरा जा सकता है। तो इसमें आपके कथन A, C और D तो बिल्कुल सही है। और गलत कथन है जो असत्य है वो है आपका ऑप्शन बी। गलत क्या है? ये रूस से प्राप्त लड़ाकू विमान है ना कि फ्रांस से। तो आपको याद रखना है किससे प्राप्त है? रूस से।
तो ऑप्शन बी है वो असत्य दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्जुन मैन बैटल टैंक MK-1A के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें कंप्यूटर नियंत्रित एकीकृत अग्नि नियंत्रण प्रणाली है। इसमें आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्करिंग सपोर्ट युद्ध प्रकरण शामिल है। ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोनों के दोनों कथन है वो बिल्कुल ही सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों से संबंधित सही कथन है। संवैधानिक सीमाओं में रहते हुए भारतीय सीमाओं की सुरक्षा सुदृढ़ करना, बिल्कुल सही। भारत के नागरिकों की आतंकवाद और अलगाववाद से सुरक्षा करना, बिल्कुल सही। भारत की सुरक्षा आधारभूत ढांचे को विकसित करना जिससे विकट परिस्थितियों में लंबे समय तक युद्ध लड़ा जा सके, ये भी सही है। तो जो आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी के उद्देश्य क्या है, तीनों के तीनों उद्देश्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। इस प्रकार के भी स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS पद के संदर्भ में सही कथन है। कारगिल युद्ध रिव्यू कमेटी द्वारा नरेश चंद्रा समिति के अनुशंसा पर CDS पद का गठन किया गया। CDS पद के गठन का उद्देश्य युद्ध तथा अन्य परिस्थितियों में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाना है। CDS का पद उच्च स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व को दर्शाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही दे रखे हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट जो आपकी CDS है वो कौन बने थे, तो जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत पहले CDS है वो भारत के बने थे। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के संदर्भ में असत्य कथन हमें छांटना है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम 1983 में आरंभ किया गया, सही बात है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल क्रूज मिसाइल का विकास करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम दूरी की सतह से सतह पर अटैक यानी मार करने वाली मिसाइल का विकास भी किया गया और इस कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया। तो इसमें जो असत्य कथन दे रखा है वो दे रखा है आपका ऑप्शन बी कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल क्रूज मिसाइल विकास करना है, ये इन्होंने असत्य दिया हुआ है। अगर हम IGMDP कार्यक्रम की बात करें तो 1983 में आरंभ हुआ था, 2008 में ये पूरा हुआ था। 2008 में पूरा हुआ था और इसका कार्यक्रम का नेतृत्व है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इसके तहत जो मिसाइलें बनी थी हम उसको किस ट्रिक से याद रखते हैं, पटना के नाम से याद रखते हैं। कौन कौन सी, P से पृथ्वी फर्स्ट, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जो कि असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपध्वनिक यानी सबसोनिक क्रूज मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम होती है, यानी 0.8 मैक से कम होती है, बिल्कुल सही है। पराध्वनिक यानी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति 1 से 5 मैक के मध्य होती है, गलत। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति 5 मैक से अधिक होती है, बिल्कुल सही। जो ये आपकी सुपरसोनिक और आपकी हाइपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, ये क्या होती है, फायर एंड फॉरगेट होती है और ये रडार से बचने की क्षमता भी होती है। इनमें रडार से बचने की क्षमता ये भी इसमें होती है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, युग्म फर्स्ट और युग्म सेकंड दे रखा है। युग्म फर्स्ट में है वो नाम दे रखे हैं और इसमें जो युग्म सेकंड है इसमें मात्रक दे रखे हैं। हमें इनका सही बताना है कि कौन से सुमेलित है इनमें से और कौन से गल दे रखे हैं। सबसे पहला दे रखा है ताप, उष्मागतिक ताप का मात्रक है केल्विन, बिल्कुल सही। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल, पदार्थ की जो मात्रा होती है वो मोल में मापी जाती है। ज्योति की तीव्रता का मात्रक ज्ञात करें,
तो वो क्या होती है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कंडेला। यानी ये तीनों सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है डी। 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, और ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली जाती है। जैसे एक दो का तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जैसे लंबाई है वो मीटर में मापी जाती है, द्रव्यमान है वो किलोग्राम में मापा जाता है, किस में, किलोग्राम में। समय है वो सेकंड में मापा जाता है। ये एसआई मात्रक की मैं आपको मात्रक बता रही हूँ, एसआई पद्धति के। तो समय है वो सेकंड में मापा जाता है। विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा है वो एम्पियर में मापी जाती है, विद्युत धारा है वो एम्पियर में मापी जाती है। अगर मैं बात करूं आपके पदार्थ की मात्रा की, तो वो आपको अभी मैंने बताया वो किसमें, मोल में। ज्योति तीव्रता कंडेला और ताप है वो केल्विन। तो ये चीजें याद रखना, पूछी जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक है वो जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। तो ये इन्होंने गलत दे दिया, ऊर्जा का मात्रक है वो न्यूटन नहीं है। तो हमारा जो इसमें क्या पूछा है, सही नहीं पूछा है, तो यानी तीसरा कथन है वो गलत दे रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल थर्ड। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का एसआई मात्रक है। तो इस प्रकार के हमें थोड़े से कंफ्यूजन कर देते हैं, तो हम ये देख लेते हैं संवेग होता क्या है, P बराबर m इंटू वी होता है। यानी आपका द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, संवेग होता है। तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, मैंने आपको बताया क्या था कि द्रव्यमान की जो इकाई है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। वेग होता है उसकी क्या होती है, उसकी होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम किलोग्राम है तो किलोग्राम आ जाएगा, मीटर का क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, पर सेकंड है तो सेकंड को क्या, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, मात्रक होता है। अब ये इसमें हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है बी हो जाएगा। ये ऊपर होती है, जैसे ये लिखते हैं तो किलोग्राम मीटर सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 है, ये ऊपर है, ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर नहीं, हमारा सेकंड इनवर्स है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार कभी अगर ऑप्शन दिए हुए हो तो आप इस प्रकार उसे सोल्व कर सकते हो। एक बार आपका समझा हुआ हो तो आपको अच्छे से आ जाता है समझ में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यावहारिक घटना न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की पुष्टि करती है। पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूटकर गिरना, ये कौन सी हो गई, ये तो आपके फर्स्ट जो आपका नियम है वो हो गया। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का बाहर आना, ये भी आपका फर्स्ट लॉ हो गया। रॉकेट प्रशिक्षण, ये आपका थर्ड हो गया। क्रिकेट में खिलाड़ी द्वारा बॉल कैच करते समय अपने हाथों को बॉल की गति की दिशा में पीछे लेना, ये क्या हो गया आपका, ये आपका राइट आंसर हो गया, जो कि कौन सा है, सेकंड नियम है। ये कौन सा है, सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अब आपको जो मैंने ये तीनों के तीनों नियमों की है वो क्या लिखवा दे, एग्जाम्पल लिखवा दे। तो इनमें से अगर आपको फर्स्ट का पूछा हुआ आ जाए, इनमें से एग्जाम्पल आ जाए तो आपका राइट हो जाएगा। थर्ड का भी आपको पता चल गया और सेकंड का भी आपको पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आवर्त गति का उदाहरण नहीं है। पेंडुलम गति, स्प्रिंग की गति, झूले की गति और पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ की गति। तो ये तो तीनों है एक जैसी गति है। पेंडुलम होता है वो किस प्रकार घूमता है, जैसे ये हो गया तो ये कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, यानी ये भी स्थिति होती है उसकी, ये भी होती है। स्प्रिंग की भी यही होती है, एकदम से ऊपर जाना। झूले की गति भी यही होती है, आपके इस साइड ऐसे जाना। तो ये तीनों की तीनों तो हो गई, आवर्त गति में आ गई। लेकिन जो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति है वो किस में आती है, वो इसमें आवर्त गति में नहीं आती। और हमें यही पूछा था, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। अब हम चलो ये नहीं पता था कि ये गति किस में आती है, लेकिन ये तीनों की तीनों एक जैसी है, आवर्त वाली है कि ये एक आवर्त को पूरा करती है। झूला होगा तो वो करेगा, पेंडुलम भी करेगा। स्प्रिंग होगा, जैसे आप ये स्प्रिंग मान लीजिए तो ये इस साइड अपनी आवर्ती करेगा, अपन खींचेंगे नीचे जाएगा और छोड़ेंगे तो एकदम से ऊपर जाएगा, यानी अपनी आवर्ती पूरी करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, एक कार स्थिर अवस्था में 25 सेकंड में 90 किलोमीटर की चाल तक समान त्वरण से त्वरित होती है। इतने समय में कार द्वारा तय दूरी होगी।
तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का है। इसमें हमें क्या ज्ञात करनी है, कार के द्वारा तय दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। आपने फॉर्मूला देखा है इस चीज को। अब आपको ये देखना है कि हमें कौन कौन सी चीजें हैं वो दी हुई है, कौन सी हमें निकालनी है। हमें निकालनी है दूरी। u क्या होता है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए कार स्थिर अवस्था में यानी प्रारंभिक वेग उसका 0 है। t हमें 25 सेकंड टाइम दे रखा है। a त्वरण है, हमें निकालना है, और t हमें दे रखा है। अगर a त्वरण की बात करें तो त्वरण हम कैसे निकालते हैं, त्वरण क्या होता है आपका, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, परिवर्तन अपॉन समय बटा समय। तो वेग में परिवर्तन कितना है, 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर दे रखा, उसे मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। अपॉन हमें किलोमीटर पर हावर है यानी घंटे में, इसको 60 × 60 करेंगे क्योंकि इसे सेकंड में चेंज करना है। अगर हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 चला गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर तो 90 है इंटू 10 बचा है, अपॉन 6 6 के 36, तो ये बच गया हमारे पास। और जो टाइम हमें समय है वो क्या दिया गया, 25 सेकंड। तो ये क्या हो गया, 25 सेकंड आ गया। तो अगर हम काटेंगे तो 9 चौके 36, ऊपर 100 बच रहा है, 25 चौके 100, 4 से 4 गया, यानी हमारा आंसर आ गया 1, यानी 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी त्वरण हमारा क्या है, 1 है। अगर इस फॉर्मूले में हम देखते हैं तो S बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। यू की वैल्यू 0 है तो 0 × 25 करेंगे तो टी की वैल्यू रखिए तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। प्लस में 1/2 ए की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू क्या है, 25, और 25 की स्क्वायर। तो 25 की स्क्वायर कितनी होती है, 625 होती है। अपॉन में 2 करेंगे तो इसका जो हम इसका भाग देंगे 625 में 2 का, तो राइट क्या आ जाएगा, 312.5 मीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है। तो इस प्रकार भी आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल सोच समझ कर। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना गति के किस नियम की पुष्टि करता है, जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर बी और सी दोनों। तो ये जो पीछे की ओर जाने गति के किस नियम की पुष्टि करता है, यानी ये अगर हम बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे का पीछे की ओर जाना, यानी गोली आगे जाएगी, कंधे का पीछे जाना, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम हो गया। या फिर हम क्या समझ ले, जो संवेग संरक्षण का नियम हो गया, उसे भी कह सकते हैं। क्यों, जड़त्व का नियम फर्स्ट नियम आपका फर्स्ट लो होता है, संवेग संरक्षण का नियम थर्ड होता है, और क्रिया प्रतिक्रिया के कौन सा, थर्ड होता है। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्शन रिएक्शन का, तो आपका हो जाएगा बी और सी, यानी ऑप्शन डी। दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। जो मैंने आपको पीछे बताया था कि रॉकेट प्रशिक्षण वाला भी कौन सा होता है, थर्ड नियम होता है रॉकेट प्रशिक्षण का। और हवा से जब गुब्बारा है वो वायु में जाता है तो वो भी कौन सा हो जाता है आपका, आप ऊपर रखते हो उसको तो वो भी थर्ड में आता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया वाला, एक्शन रिएक्शन वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक फोटोन की ऊर्जा की गणना किसके द्वारा की जाती है या किसके द्वारा करते हैं। सीधी सी बात करें तो इसमें फॉर्मूला पूछा है, E बराबर एच न्यू। ये V नहीं है, ये होता है एच न्यू होता है। न्यू की मतलब क्या होता है, आवृत्ति। तो ये टाइपिंग में हुआ है तो आप इसे न्यू माने। H बराबर E न्यू, H बराबर E प्लस न्यू, E बराबर H प्लस न्यू। तो जो आपका जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर H न्यू। H क्या होता है, यहाँ पे प्लांक स्थिरांक होता है। क्या होता है, प्लांक स्थिरांक। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, E बराबर H न्यू। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो क्या दर्शाता है, ध्रुवण को दर्शाता है, विवर्तन को, क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर को, या फिर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर है उसको दर्शाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये बोर का मॉडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन।
किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? कक्षीय प्रोटॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता प्रोटॉन और कक्षीय इलेक्ट्रॉन। उच्चतम स्तर यानी किसी परमाणु का, ठीक है, ये नाभिक है, इसके ये क्या है, ये इसके उच्चतम स्तर है, ये उच्चतम स्तर यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है संयोजी कोष, संयोजी कोष। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो हो गया संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संयोजी कोष में होते हैं, वो ही किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो उच्चतम स्तर पर होते हैं। पहले ये लेंगे, फिर यहाँ वाले कोष, फिर इस कोष वाले, फिर इस कोष वाले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का योग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का योग, केवल प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। तो द्रव्यमान संख्या की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। जैसे कोई प्रतीक अपन लेते हैं, जैसे मान के चले एग्जाम्पल एक्स है और यहाँ पे कुछ संख्या दर्शाई जाती है और एक यहाँ पे दर्शाई जाती है, तो ये ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या ये क्या होती है, ये होती है नाइट्रोजन प्लस न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और ये द्रव्यमान यानी आपका मास, ठीक है। ये प्रतीक हो गया कोई भी, जैसे आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी होता है। और ये क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। जैसे आप कार्बन का मान लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 नंबर पे आता है कार्बन। और ये क्या होता है, द्रव्यमान होता है, यानी यहाँ पर इसकी क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, आपके सोडियम की बात करें तो 23 और 11 होता है। तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डॉल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर और जे थॉमसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्लम पुडिंग मॉडल है वो जे थॉमसन ने दिया था। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 1.6722 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, 1.06022 इंटू 10⁻19 किलोग्राम, या फिर 0। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। 1.67262 10⁻27 किलोग्राम होता है आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि आर्सेनिक तथा पोटेशियम परमाणु संबंधित है, परस्पर संबंधित है। तो ये किस प्रकार से संबंधित है? जैसे ये कैसे लिखा जाता है, आर्सेनिक और आपका पोटेशियम। मैंने आपको बताया था कि 18 यहाँ पे लिखा जाता है 18 नंबर पे, क्योंकि यहाँ परमाणु क्रमांक जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, यहाँ पे Z, X और A क्या होता है आपका द्रव्यमान संख्या, Z क्या होती है आपकी परमाणु संख्या, और X क्या होता है प्रतीक। तो 18 आपके परमाणु संख्या हो गई, 40 यहाँ पे क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये 19 परमाणु क्रमांक 19 नंबर पे आता है और 40 इसका क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो इनकी दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, और जब द्रव्यमान संख्या समान होती है तो ये होते हैं समभारिक, ये होते हैं समभारिक। और जब इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो वो होते हैं समस्थानिक। क्या होते हैं, समस्थानिक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी कि ये दोनों समभारिक हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत द्वारा द्रव्य के द्वैत प्रकृति को दर्शाया गया है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी ब्रोगली सिद्धांत है, उसके द्वारा द्रव्य की द्वैत प्रकृति को दर्शाया गया है कि जो आपका द्रव्य होता है वो कण और इसमें होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया कि द्वैत प्रकृति दर्शाता है ऑप्शन बी, डी ब्रोगली सिद्धांत। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, माना किसी परमाणु नाभिक की त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, यदि इनकी द्रव्यमान संख्या 64 तथा 125 हो तब R1 व R2 का अनुपात क्या होगा? हमें पता है कि जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्याएं होती हैं, जो त्रिज्या होती है उसको क्या ये समानुपाती होती है आपके किसके, ए के, यानी आपके द्रव्यमान संख्या होती है उसके समानुपाती होती है, यानी 1/3।
तो r समानुपाती a की पावर 1/3 यानी इसके घनमूल के द्रव्यमान के घनमूल के समानुपाती होती है आपकी त्रिज्या। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर r समानुपाती आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे तो R1 और R2 दे रखी है यानी R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा 64/125 और इनका क्या है घनमूल, ठीक है, पावर में 3 है। तो ये 64 है, किसकी क्यूब है, ये आपकी 4 की क्यूब है। 4 की क्यूब कितनी होती है 64 होती है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 की क्यूब कितनी होती है 125 होती है, 5 5 25, 25 5 जीरो 125। तो ये इसको आप क्या मान सकते हैं R1, ये A है, ए होगा यानी अपन यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 की क्यूब आपकी कितनी 64 आ जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं R1/R2 बराबर 4 अपॉन और 5, 5 की क्यूब और 4 की क्यूब, ये चीजें अपन लिख सकते हैं। तो ये अपन चीजें लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, ये आपका जो अनुपात है R1 और R2 का, क्यों, क्योंकि R1/R2 है, ये क्यूब को हटा देंगे क्योंकि ये तो फॉर्मूले में होता है, क्योंकि r समानुपाती है a की पावर 1/3, ठीक है। तो अपन क्या मान सकते हैं कि इनका जो अनुपात होगा वो होगा 4:5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन के दौरान क्या होता है, न्यूट्रॉन बमबारी से भारी न्यूक्लियस खंडित होता है, एक भारी न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है, 2 हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और एक हल्का न्यूक्लियस स्वतः ही खंडित हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, नाभिकीय संलयन बोला है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जो 2 हल्के न्यूक्लियाई होते हैं वो मिलकर एक भारी न्यूक्लियस से बनाते हैं, यानी जैसे आपके सूर्य किस्ता होगी, हाइड्रोजन बम हो गए, हाइड्रोजन बम वगैरह नाभिकीय संलयन के एग्जाम्पल है। कई बार पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय विखंडन का एग्जाम्पल बताइए, नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल बताइए। नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल पूछे तो आप हाइड्रोजन बम में बता सकते हो, यानी ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है, हीलियम। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रोड किसकी होती है, कैडमियम की होती है। कैडमियम की रोड है वो क्या काम करती है, विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसका इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है, नहीं। चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है, ये बिल्कुल सही है। तो जो आपकी कैडमियम की रोड होती है वो जब वो चेन रिएक्शन चल रही होती है उसमें जो एक्स्ट्रा में न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित कर लेती है और फिर उनको अवशोषित करके उस रिएक्शन को नियंत्रित करती है। अगर वो अवशोषित ना करे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, तो इससे तो फिर वो जो आपकी रिएक्शन होगी वो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है, कठोर जल, शुद्ध जल, जियोनाइट जल और भारी जल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जो D2O होता है ये होता है भारी जल और ये नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय बल होते हैं दीर्घप्रासीय, प्रतिकर्षी और आवेश पर निर्भर नहीं होते, लघुप्रासीय होते हैं, आकर्षीय होते हैं और आवेश पर निर्भर होते हैं, दीर्घप्रासीय होते हैं, प्रतिकर्षी होते हैं और आवेश पर निर्भर होते हैं, और लघुप्रासीय आकर्षीय और आवेश पर निर्भर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो नाभिकीय बल होते हैं वो लघुप्रासीय होते हैं, आकर्षीय होते हैं और आवेश पर निर्भर करते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाभिक की त्रिज्या। तो नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो ये होती है आपकी 10⁻⁻15 मीटर और इसे फर्मी भी बोला जाता है, फर्मी। तो 10⁻⁻15 मीटर या फर्मी। जो इसकी प्रास होती है, जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है लेकिन ये स्ट्रोंग होती है। ये क्या होती है, स्ट्रोंग होती है, कम होती है लेकिन स्ट्रोंग होती है। और जो नाभिक होता है, जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक है, तो इसमें जो ये नाभिक होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, इसीलिए आवेश पर निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। लघु प्रास के होते हैं क्योंकि इनकी जो प्रास होती है आपको पता है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत कम रेंज हो गई। तो लघु प्रासीय होते हैं, आकर्षीय होते हैं क्योंकि प्रोटॉन हो जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो आकर्षण करेगा और आवेश पर ये निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी।
मैं काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, संलयन अभिक्रिया उच्च ताप पर होती है क्योंकि उच्च ताप पर गतिज ऊर्जा नाभिकों के बीच कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल को पार कर सकती है। उच्च ताप पर नाभिक विखंडित होते हैं, परमाणुओं का आयनीकरण उच्च ताप पर हो जाता है और अणु उच्च ताप पर विखंडित होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। नाभिकीय संलयन है, ये उच्च ताप पर गतिज ऊर्जा नाभिकों के बीच कूलाम्ब प्रतिकर्षण बल को पार कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी ये हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम, और प्लस में ऊर्जा निकलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट में मंदक का कार्य है इलेक्ट्रॉन की चाल को घटाना, इलेक्ट्रॉन की चाल को बढ़ाना, न्यूट्रॉन की चाल को बढ़ाना और न्यूट्रॉन की चाल को घटाना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। न्यूट्रॉन की चाल को घटाना है वो मंदक का काम होता है। वो कैसे, जैसे नाभिकीय विखंडन हुआ, एक ये नाभिक है, इसके विखंडन होकर दो में टूटा, ठीक है, फिर इसमें न्यूट्रॉन आएंगे, न्यूट्रॉन के साथ अपक्रिया, न्यूट्रॉन है वो इसका विखंडन करेंगे तो इससे फिर दो और हो जाएंगे, फिर इससे दो और हो जाएंगे। तो जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो न्यूट्रॉन होती है उसकी चाल को घटाने का काम क्या करता है, मंदक करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, नाभिक के स्थायित्व के लिए आवश्यक शर्त है प्रति न्यूक्लियन बंध ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, दूसरा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा न्यूनतम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होनी चाहिए और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जैसे ये नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। जैसे आप ये मान के चलिए ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें अगर आप मान के चलिए इनके जब प्रति न्यूक्लियन जो एनर्जी होगी अगर ये अधिक होगी, ये अधिक होगी तो इनमें जो परबल नाभिकीय बल होगा वो अधिक हो जाएगा, नाभिकीय बल अधिक हो जाएगा, यानी वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। यानी प्रतिकर्षण कम होगा, तो प्रतिकर्षण कम होगा तो ये दूर नहीं होंगे तो इनका जो नाभिक है, ये जो नाभिक है ये स्थायी होगा, इसका स्थायित्व है ये बढ़ेगा। लेकिन जब मान के चलिए इनका प्रतिकर्षण है वो बढ़ जाएगा, प्रतिकर्षण कम बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, यानी ये बांध के नहीं रख पाएगी, बंधन ऊर्जा कम हो जाएगी तो ये नाभिक है अपने आप ही अस्थायी हो जाएगा। इसलिए क्या है कि जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है वो अधिक होनी चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है वो त्रिविमीय गति का नहीं है। गैसीय अणुओं की गति, किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति, आकाश में पक्षियों की गति और आकाश में वायुयान की गति। हमें पता है कि जो गति होती है वो तीन प्रकार से देख सकते हैं। तीन कौन सी, एक तो आपकी एक विमीय गति होती है, जैसे कोई सरल रेखीय गति हो गई। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सरल रेखीय गति का। दूसरी अगर हम देखें द्विविमीय 2D गति होगी, यानी 2D में क्या होगा, इसमें जैसे कोई प्रक्षेप्य गति हो गई, प्रक्षेप्य गति होती है, ये क्या होती है, द्विविमीय होती है। और एक तीसरी होती है 3D यानी त्रिविमीय गति। जैसे अपन ये अक्षांश देखते हैं कि ये x में होगी, ये y हो गई, y निर्देशांक हो गया, ये किस में हो गई, ये आपके c या फिर z मान लीजिए, x y और z, तो तीन निर्देशांक में हो गई, तो ये क्या हो गई, त्रिविमीय गति हो गई। तो हम देखते हैं कि गैसीय अणु की गति होती है वो रेखीय होती है। किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति, जब हम किक मारते हैं फुटबॉल को तो फुटबॉल है वो घूमता हुआ, यानी तीनों निर्देशांक में घूमता है। ये तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है बी। जो किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति होती है ये कौन सी होती है, त्रिविमीय गति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की अनगुनी हो जाती है। तो अन का मान हमें ज्ञात करना है। हम अगर गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² होती है। यानी जो गतिज ऊर्जा यानी के ई है ये समानुपाती होती है आपके वेग के समानुपाती होती है। अगर हम देखें कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो प्रारंभिक यानी के ई 1 मान लीजिए इसे, और दूसरी के ई
2 मान लीजिए। ये समानुपाती होगी v के समानुपाती हो जाएगी क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है, ठीक है। और दूसरा हम देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी ये v1 था तो v की स्क्वायर हो गई, v ये 2 गुना हो गया तो 2v मान लेते हैं इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2v का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा। तो v से v गया 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। तो यानी हमें क्या देखना है कि यदि इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी है, n गुनी है तो n का क्या मान है, तो n का फिर मान हमारा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी निकाय में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा, गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाते हैं परंतु संवेग संरक्षित रहता है, ये बिल्कुल सही है। किसी निकाय में जब दो अप्रत्यास्थ पिंड होते हैं उनके बीच में टक्कर होती है तो जो गतिज ऊर्जा है वो तो परिवर्तित होगी परंतु उनका जो संवेग है वो समान रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक दृढ़ पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो इसमें उपस्थित सभी कणों का रेखीय एवं कोणीय वेग समान होगा, नहीं। रेखीय वेग है वो समान परंतु कोणीय वेग है वो असमान यानी परिवर्तित होगा, नहीं। रेखीय वेग है वो असमान परंतु कोणीय वेग है वो समान, हाँ ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ये मैंने आपको 35 क्वेश्चन करवाए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने फिजिक्स के भी क्वेश्चन भी करवाए, न्यूमेरिकल भी करवाए, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन करवाए, आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन करवाए, आपके नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, इनसे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं इसलिए ये क्वेश्चन भी मैं लेके आई। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्लास से पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।